नमस्कार दर्शकों, फोर साइड्स टीवी के हिंदी बुलेटिन में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। वो खबर चाहे राजनीति की हो, स्पोर्ट्स की हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय खबर हो, हर बड़ी खबर की जानकारी आपको दी जाएगी। तो हो जाइए तैयार। बीजेपी के पूर्व सांसद अश्विनी चौबे ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। बक्सर के पूर्व सांसद अश्विनी चौबे ने कहा है कि नीतीश डिप्टी पीएम पद के योग्य हैं। अश्विनी चौबे ने कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, उनको उप प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो बिहार का विकास होगा और जगजीवन राम के बाद बिहार से दूसरा उप प्रधानमंत्री मिलेगा। इससे पहले पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था विपक्षी दलों के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने जनता दल यूनाइटेड को लुभाने के लिए नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री की पेशकश की थी। हालांकि उसके बाद नीतीश समय समय पर साफ कहते आए हैं कि वो एनडीए छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि एक दो बार इधर उधर चला गया था, लेकिन अब नहीं। चुनाव आयोग के अनुसार 2024 के चुनाव में बीजेपी ने 240 सीटें जीती, जो 2019 के 303 के मुकाबले काफी कम है। दूसरी ओर कांग्रेस 99 सीटें जीती थी। कांग्रेस ने बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 293 सीटें जीती। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। हालांकि बीजेपी को सत्ता तक पहुंचने में जेडीयू और टीडीपी का अहम रोल रहा। उधर इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। बीजेपी के कई नेता कह चुके हैं राज्य का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा था कि एनडीए बिहार में नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम कर रहा है और हम दोनों नेताओं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि 2020 में भी गठबंधन ने नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया था। उन्होंने कहा भविष्य में भी हम नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस में भारी उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। अहमदाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण, सचिन पायलट की सक्रियता और शशि थरूर की राय, जिससे ये साफ नजर आ रहा है कि राहुल गांधी की टीम फिर से मजबूत होकर मोर्चा संभालने वाली है और पुराने कांग्रेसियों को नए सिरे से संघर्ष के लिए कमर कसनी पड़ सकती है। निश्चित तौर पर ये सब कांग्रेस को फिर से खड़ा करने की कवायद है और उसके नतीजे भी देखने को मिल सकते हैं, बशर्ते प्रस्तावों और संकल्प अमल में भी लाए जाएं। उदयपुर और रायपुर में बातें तय हुई थी, उस पर थोड़ा बहुत एक्शन तो हुआ, लेकिन ज्यादातर टास्क अधूरे ही रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से बढ़ा कांग्रेस नेतृत्व का जोश दिल्ली से बिहार होते हुए गुजरात पहुंचा है और खूब बड़ी बड़ी बातें हुई हैं। अब आगे आगे क्या होता है देखना है। कांग्रेस अधिवेशन में राहुल गांधी ने वही बातें दोहराई जो बीते कुछ दिनों में उनके भाषणों में सुनने को मिलती रही हैं, लेकिन कांग्रेस अधिवेशन के मंच पर उन बातों का दोहराया जाना मायने जरूर रखता है। राहुल गांधी ने बताया, हम चाहते हैं कि जिलाध्यक्षों को संगठन की नींव बनाएं, शक्ति बनाएं। जिला कमेटी और जिला अध्यक्ष को हम पार्टी की नींव बनाने जा रहे हैं। बीजेपी को निशाने पर रखते हुए राहुल गांधी बोले, आप सभी को लड़ना है, ये आसान नहीं है। उनके पास पैसा है, देश के सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास सब कुछ है, लेकिन जीत हमारी होगी। हमारे साथ जनता का प्यार है। आप देखिएगा कि आने वाले समय में जनता उनके साथ क्या करने जा रही है। कांग्रेस का दावा है कि जिलाध्यक्षों की नियुक्ति निष्पक्ष तरीके से होगी और चुनावों में उम्मीदवारों के चयन में उनकी ही महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम भविष्य में उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया में जिलाध्यक्षों को शामिल करने वाले हैं। मतलब राज्यों की राजधानियों में बैठकर टिकट बांटने वाले नेताओं की अब मनमर्जी नहीं चलने वाली है।
अब स्क्रीनिंग कमेटी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी रहेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के निकम्मे नेताओं को बड़े ही सख्त लहजे में आगाह किया है और लगे हाथ काम करने का मन ना हो तो वीआरएस लेने की भी सलाह दे डाली है। कांग्रेस अध्यक्ष ने बड़े ही साफ शब्दों में कहा है, जो लोग पार्टी के काम में हाथ नहीं बटाते उन्हें आराम करने की जरूरत है, जो जिम्मेदारी नहीं निभाते उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। महीने भर पहले राहुल गांधी गुजरात के दौरे पर गए थे। तब राहुल गांधी ने भी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था, गुजरात कांग्रेस में दो तरह के नेता हैं, एक वो हैं जो जनता के साथ खड़े हैं, दूसरे वो हैं जो जनता से कटे हुए हैं और उनमें से कुछ बीजेपी से मिले हैं। पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है, अगर 30-40 लोगों को निकालना पड़े तो निकाल देना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में कंगना ने कांगू में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हिमाचल की दुर्दशा कर दी है। उन्होंने कहा कि जिस घर में वो रहती भी नहीं है वहां बिजली का बिल 1 लाख रुपए का आया है। ये उनका मनाली का घर जो खाली पड़ा हुआ है। वहीं बिजली विभाग ने कंगना के इस आरोप को गलत बताया है। कंगना ने कांग्रेस को भ्रष्ट सरकार कहा। उन्होंने कहा कि जब जब इनकी सरकार रही है तब तब बड़े घोटाले हुए हैं। उन्होंने 2G घोटाले का भी जिक्र किया। बीजेपी की सराहना करते हुए कंगना ने कहा कि चांद पर तो दाग भी होता है लेकिन प्रधानमंत्री पर कोई दाग नहीं है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा सदस्य कंगना ने एक जनसभा में हिमाचल प्रदेश में बढ़े हुए बिजली बिल को लेकर राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस की आलोचना की थी। कंगना ने कहा कि मुझे मनाली के अपने घर के लिए 1 महीने का 1 लाख रुपए का बिजली बिल मिला है। मैं तो वहां रहती भी नहीं हूं, कितनी खराब स्थिति है। HPSEBL ने कंगना के दावे को पूरी तरह से गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि 90,384 रुपए का बिल 2 महीने जनवरी और फरवरी का है। इसमें से 32,287 रुपए उनका पिछला बकाया है जिसे इस बिल में शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि कंगना ने अक्टूबर से दिसंबर तक के अपने बिल का समय पर पेमेंट नहीं किया। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2024 के लिए कंगना के घर का कुल बिजली का बिल 82,061 रुपए था। उसने कहा कि जनवरी और फरवरी के बिल का भुगतान 28 मार्च को किया गया था। इस दौरान कुल खपत 14,000 यूनिट थी। इससे ये साफ होता है कि कंगना के घर पर हर महीने के बिजली खपत बहुत ज्यादा थी। इनकी बिजली की खपत 5,000 से 9,000 यूनिट तक थी। उन्हें बिजली बिल पर हिमाचल प्रदेश सरकार की दी जाने वाली सब्सिडी भी मिलती है। अमेरिका और चीन के बीच चल रही पुरानी ट्रेड वॉर एक बार फिर तेज हो गई है। चीन ने हाल ही में अमेरिका से आयात होने वाले सामान पर कुल 84% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। यह कदम अमेरिका द्वारा चीनी उत्पादों पर भारी शुल्क लगाने के जवाब में उठाया गया है। इससे दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर फिर से भड़कने के संकेत मिल रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका ने 3 बार में चीन से आयात होने वाली वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाया है। पहले चीन के इंपोर्ट पर यूएस ने 20% टैक्स लगाया। इसके बाद रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम पर इसे 34% और बढ़ा दिया और अब 9 अप्रैल से इसमें और 50% का इजाफा कर दिया गया। यानी यूएस ने चीन के इंपोर्ट पर कुल टैरिफ को बढ़ाकर 104% कर दिया है। यूएस के अनुसार चीन पहले से उनके उत्पादों पर 67% का टैरिफ लगा रहा था। इसके बाद जब यूएस ने रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान किया तो चीन ने भी अपनी तरफ से अतिरिक्त 34% टैरिफ का ऐलान कर दिया। यानी अमेरिकी वस्तुओं पर चीन में कुल टैरिफ बढ़कर 101% हो गया है। इस ऐलान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये चेतावनी दी कि अगर चीन 34% के अतिरिक्त टैरिफ के ऐलान से पीछे नहीं हटता है
तो वो और अधिक टैरिफ चीन पर लगा देंगे। चीन ने अतिरिक्त 34% टैरिफ वापस लेने से मना कर दिया है। इसके बाद जो ट्रम्प ने कहा था वही हुआ। 9 अप्रैल से चीन की वस्तुओं के यूएस में आने पर और 50% टैरिफ लगा दिया गया। अब चीन से यूएस में आयातित वस्तुओं पर कुल टैरिफ 104% हो गया है। वहीं चीन ने यूएस के इस कदम का जवाब देने के लिए 34% टैरिफ को बढ़ाकर 84% कर दिया। यानी अगर यूएस के दावे को माना जाए तो चीन पहले से अमेरिका की वस्तुओं पर 67% टैरिफ लगा रहा था और 84% अतिरिक्त टैरिफ के बाद ये बढ़कर 151% हो गया है। अमेरिकी कंपनियों के लिए चीन का बाजार और महंगा हो जाएगा, जिससे उनकी बिक्री पर असर पड़ेगा। चीन अब यूरोपीय या घरेलू ब्रांड्स को प्राथमिकता दे सकता है, जिससे अमेरिका की वैश्विक प्रतिस्पर्धा कमजोर होगी। भारत जैसे तीसरे देश को इन टैरिफ युद्धों के कारण नई संभावनाएं मिल सकती हैं, खासकर अगर कंपनियां चाइना +1 रणनीति के तहत भारत की ओर रुख करें। ग्लोबल सप्लाई चेन पर दबाव और बढ़ेगा, जिससे दुनिया भर में कीमतों में अस्थिरता देखने को मिल सकती है। रिलायंस समूह के डायरेक्टर अनंत अंबानी अपने जन्मदिन के अवसर पर श्री सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे। अनंत अंबानी ने अपने जन्मदिन पर भगवान श्री सिद्धि विनायक का दर्शन कर आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर उनके पिता मुकेश अंबानी भी साथ दिखे। बता दें कि हाल ही में अनंत अंबानी ने 170 किलोमीटर की आध्यात्मिक पदयात्रा द्वारका पहुंचकर पूरी की थी। अनंत ने अपनी यात्रा 28 मार्च को जामनगर के मोती खावड़ी से शुरू की थी। यात्रा के पश्चात उन्होंने भगवान द्वारकाधीश के प्रति आभार प्रकट किया। बता दें कि फिलहाल वो अपने वन्य जीव संरक्षण से जुड़े वन तारा के लिए भी चर्चा में है। वन तारा वन्य जीव बचाव, पुनर्वास और संरक्षण केंद्र है। दरअसल अनंत अंबानी ने अपनी 10 दिन की पदयात्रा की शुरुआत जामनगर से की थी, जिसका समापन रविवार को रामनवमी पर द्वारकाधीश में हुआ है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस पदयात्रा में अनंत अंबानी रोजाना करीब 10 से 12 किलोमीटर चल रहे थे। इस पदयात्रा के दौरान अनंत अंबानी ने भगवान के भजन और गीत भी गाए थे। इस दौरान उन्होंने रास्ते में पड़ने वाले तमाम मंदिरों में दर्शन भी किए थे। साथ ही अनंत अंबानी के साथ द्वारकाधीश मंदिर में उनकी पत्नी राधिका मर्चेंट और मां नीता अंबानी भी पहुंची थी। अनंत अंबानी ने कहा था कि ये मेरी खुद की धार्मिक यात्रा है। मैंने भगवान का नाम लेकर इसकी शुरुआत की थी और भगवान नाम लेकर ही मेरी यात्रा पूरी हुई। भगवान से यही प्रार्थना की कि वो सभी को सुखी रखें। भगवान हमारे और पूरे विश्व पर कृपा बनाए रखें। द्वारका मंदिर में भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करके पूजा अर्चन करने के बाद अनंत अंबानी, माता नीता अंबानी, पत्नी राधिका मर्चेंट एक साथ बाहर आए। अनंत की माता नीता अंबानी ने कहा, आज मेरा हृदय गौरव से भर चुका है। अनंत ने पवित्र पदयात्रा जामनगर से द्वारकाधीश मंदिर तक रामनवमी के दिन पूरी की है। एक माँ का दिल बेटे के लिए आनंदित है। अनंत के साथ जो युवा आए वो अपनी संस्कृति, हेरिटेज, कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे गर्व है कि इतनी कम उम्र में भगवान के आशीर्वाद के लिए पद यात्रा की है। मुकेश और मेरी तरफ से सबको आशीर्वाद। अनंत को इतनी शक्ति देने के लिए भगवान का शुक्रिया। सबको जय कृष्ण, जय द्वारकाधीश। कुशीनगर जिले का सलेमगढ़ गांव एक यादगार शादी का गवाह बना। यहां महोबा की उप जिलाधिकारी सल्तनत परवीन का निकाह प्रसिद्ध हीरा कारोबारी अहमद रजा खान से शाही अंदाज में संपन्न हुआ। इस शादी की खास बात यह रही कि बारात हेलीकॉप्टर से आई। जब आसमान में हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई दी और वो धीरे धीरे गांव के गेंदा खेली मैदान में उतरा तो भीड़ उसे देखने के लिए उमड़ पड़ी। वहां मौजूद ग्रामीणों ने ताली बजाकर स्वागत किया। बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, हर किसी की आंखों में कौतूहल और चेहरे पर गर्व का भाव था।
गांव के इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिला। लोगों ने कहा कि ये शादी उनके लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। सलेमगढ़ वासियों के लिए ये पल गर्व और खुशी का संगम बना था। दूल्हे का स्वागत किसी राजा की तरह हुआ। हाथी, घोड़े, बग्गी, ढोल, नगाड़ों और शहनाइयों की धुनों के बीच वधु पक्ष के लोगों ने माल्यार्पण कर दूल्हे को सम्मानित किया। एसडीएम सल्तनत परवीन के पिता शमीम खान, भाई अल्ताफ खान, नसीम खान, फिरोज खान, जावेद खान, दानिश खान और अयान खान समेत पूरे परिवार ने हेलीपैड पर दूल्हे का पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद दूल्हे को गाड़ी के माध्यम से सलेमगढ़ बाजार के विश्राम स्थल तक ले जाया गया, जहां शाम के समय पारंपरिक रस्मों के साथ निकाह की रस्में पूरी हुई। हेलीकॉप्टर आने के पहले से ही पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड और स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहले से ही पूरी तरह तैयार थी। सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी इंतजाम किए गए थे। हेलीकॉप्टर करीब 45 मिनट तक गांव में रुका और इस दौरान लोग दूर दूर से उसे देखने आते रहे। बच्चों में खासा उत्साह था, जिन्होंने पहली बार इतने पास से हेलीकॉप्टर को देखा। एक 128 साल बाद 2028 लॉस एंजलिस खेलों से जब क्रिकेट ओलंपिक में वापस आएगा तो गोल्ड मेडल के लिए टॉप 6 टीम में टक्कर होगी। आयोजकों ने बुधवार को इसकी पुष्टि की है। क्रिकेट को आखिरी बार ओलंपिक में साल 1900 में हुए पेरिस खेलों में जगह मिली थी, जब ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एक 2 दिवसीय मैच हुआ था, जिसे अब एक अनौपचारिक टेस्ट के रूप में मान्यता दी गई है। लॉस एंजलिस 2028 में क्रिकेट T20 प्रारूप में खेला जाएगा, जिसमें पुरुष और महिला दोनों इवेंट में 6 टीमें प्रतिस्पर्धा करेंगी। प्रत्येक टीम 15 सदस्यीय टीम का चयन कर सकती है, क्योंकि पुरुषों और महिलाओं दोनों में 90-90 खिलाड़ियों का कोटा आवंटित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, भारत, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे में 12 पूर्ण सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा 94 देश एसोसिएट सदस्य हैं। ओलंपिक 2028 में क्रिकेट में क्वालिफाई करने के तरीके की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अमेरिका को मेजबान देश होने के कारण सीधा प्रवेश मिलना तय है। प्रत्येक वर्ग में बाकी 5 टीम क्वालिफिकेशन के जरिए इसमें अपनी जगह बनाएंगी। लॉस एंजलिस खेलों में क्रिकेट को शामिल करने का प्रोसेस अगस्त 2021 में शुरू हुआ। तब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने औपचारिक रूप से इसे शामिल करने कैंपेन चलाया था। इसके परिणाम स्वरूप आईसीसी और LA28 ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के बीच एक कोलैबोरेशन एफर्ट हुआ, जो अक्टूबर 2023 में खत्म हुआ। तब क्रिकेट को आधिकारिक तौर पर 5 नए खेलों में से एक के प्रारूप में प्रस्तावित किया गया था। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह पहले से ही ब्रिस्बेन 2032 समेत भविष्य के ओलंपिक गेम्स में क्रिकेट की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक रणनीति पर काम कर रहे हैं। पूर्व बीसीसीआई सचिव ने 2028 में क्रिकेट को ओलंपिक मंच पर लाने के अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो दर्शकों, हिंदी बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 4 साइड्स टीवी।